अच्छा जी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं, ये बेसिक चीजें आपने देखी हुई हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं हमारे पास, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, पीसी पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, अभी हम इन ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स जो हैं वो अभी हम देखते हैं इसकी। अच्छा जी, ये हमारे पास मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मेन फ्रेम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का आपको पता है कि ये साइज के हिसाब से, पावर के हिसाब से और रिसोर्सेज के हिसाब से जो है वो कंप्यूटर जो है वो आम कंप्यूटर से काफी ज्यादा कैपेसिटी का होता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर आपने मेन फ्रेम कंप्यूटर अगर आपने मंगवाना है, मेन फ्रेम कंप्यूटर अगर आपने यूज करना है, तो आपको वजारत दाखिला से आपको ज्यादा लेनी पड़ेगी। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है हमारे पास ज्यादातर जो है वो बैंक्स के अंदर एयर PIA मिसाइल सिस्टम और ये मुख्तलिफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर मेन फ्रेम जो है वो कंप्यूटर हमारे पास यूज होते हैं आमतौर पे, और ये काफी बहुत ज़रा कॉस्टली है। ये नीचे इसकी मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स दी हुई हैं, और ज़्यादातर इनके ऊपर वर्चुअल स्टोरेज और ये वर्चुअल मशीन्स के ऊपर ये सारी की सारी फैसिलिटीज चलती हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसका जो। अगली स्लाइड है जी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम जो है नेटवर्किंग जब हम करते हैं तो ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इनके मदद से हम जो है वो हम अपना लोकल एरिया नेटवर्क जो है या जो प्राइवेट एरिया नेटवर्क है, ये प्राइवेट नेटवर्क है, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये है, ये जो आमतौर पे हम घरों में अपने लैपटॉप्स, पीसी, दूसरे सिस्टम के ऊपर जो इंस्टॉल करते हैं, वो हमारे पास क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और जो ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऐसे सिस्टम जिनके अंदर पूरा का पूरा नेटवर्क मैनेज करने की कैपेबिलिटी मौजूद होती है। इसकी एग्जांपल ये विंडो 2003 सर्वर है, विंडो 2008 सर्वर है, ये लिनक्स है, यूनिक्स है, सोलारिस है। ये मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, और ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऐसी चीज जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, जो चीज जो है मुख्तलिफ लोगों के दरमियान में तकसीम कर दी जाए, इसको हम कहते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग मुख्तलिफ अपना काम जो है, बजाय कि एक कंप्यूटर एक काम करे, हम उसी काम को मल्टीपल कंप्यूटर्स के अंदर जो अपनी सेपरेट रैम, प्रोसेसिंग, स्टोरेज रखते हैं, उन सिस्टम्स को हम सेपरेटली ये सारा का सारा टास्क असाइन कर देते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि एक कंप्यूटर है, वो एक काम कर रहा है और एक काम को एग्जीक्यूट करने के लिए मिसाल है कि 10 मिनट ले रहा है। वही काम जो है हम 4 कंप्यूटर लगाते हैं और इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। एक वही काम जो है वो चारों कंप्यूटर करते हैं। एक काम का एक पोर्शन एक कंप्यूटर को दे दिया जाता है, उसी टास्क का एक पोर्शन दूसरे कंप्यूटर को दे दिया जाता है, उसी टास्क का तीसरा पोर्शन तीसरे को, इसी तरह चौथे को। चारों अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं, काम करके मेन कंप्यूटर को भेज देते हैं और मेन कंप्यूटर उनको कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर देता है। इससे क्या होगा कि अगर एक चीज को करने में सिंगल कंप्यूटर करेगा 10 मिनट लगते हैं, तो अगर 4 सेपरेट कंप्यूटर जो है उसी टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके कर लेते हैं, तो वो टास्क जो है वो 2-3 मिनट के अंदर हो जाता है। यही डेफिनेशन यहाँ पर चीज लिखी हुई, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इंश्योर अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर दैट अपीयर टू द यूजर्स ऑफ द सिस्टम एज अ सिंगल सिस्टम। वो चारों कंप्यूटर बैकग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन यूजर को या दूसरे पीछे बैकएंड पे नहीं पता होता कि ये चारों सिस्टम जो हैं
वो सिंगल कंप्यूटर हैं या ये मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं। सिस्टम यूजर को इतना ही पता चला होता है कि उसका काम हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर 4-4 5-5 कंप्यूटर जो हैं वो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट काम को डिस्ट्रीब्यूट करके कर रहे होते हैं। तो ऐसा जो एनवायरनमेंट होता है और ऐसा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूटेड काम करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये एग्जांपल नेटवर्क ऑफ वर्कस्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम, ये इसकी एग्जांपल्स हैं इसकी। ये इसकी एग्जांपल है इसकी। अब इसकी एग्जांपल के अंदर आप नीचे से इसकी एग्जांपल को देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक कंप्यूटर है। ये एक दूसरा, ये जो आ रहा है आपको, ये एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर चल रहा होता है। इसी तरह ये नीचे एक तीसरा सिस्टम चल रहा है और ये चौथा कंप्यूटर चल रहा है। ये चारों जो है वो इंडिपेंडेंट हमारे पास कंप्यूटर चल रहे हैं इस सिस्टम के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर। और ये चारों जो हैं, यहाँ पर ये पहला कंप्यूटर कनेक्टेड है लैन के साथ, ये दूसरा कंप्यूटर लैन के साथ कनेक्टेड है, ये तीसरा कंप्यूटर कनेक्टेड है और ये चौथा कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड है। ये चारों कंप्यूटर जो हैं वो इंडिपेंडेंटली, हर एक कंप्यूटर की जो है वो अपनी रैम है, हर एक कंप्यूटर की अपनी स्टोरेज है, हर कंप्यूटर की जो है वो अपनी सेपरेट प्रोसेसिंग पावर है। लेकिन ये सारे कंप्यूटर जो हैं वो मिलके ऊपर जो है वो एप्लीकेशन 1, ये एक एप्लीकेशन चल रही है, एक एप्लीकेशन बी चल रही है और ये एप्लीकेशन सी चल रही है। इस एप्लीकेशन ए को जो है कंप्यूटर 1 जो है वो इसको चला रहा है। इस एप्लीकेशन, जो बड़ी एप्लीकेशन होगी, इसको दो कंप्यूटर जो हैं इस एप्लीकेशन को मिलके जो है वो ये एप्लीकेशन 2, ये कंप्यूटर 2 जो है इसको, और ये जो है कंप्यूटर 3 जो है इसको चला रहा है। इस तरह ये एप्लीकेशन सी जो नजर आ रही है इसको कंप्यूटर 4 चला रहा है। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है। ये इसकी आ रही है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लेयर, ये मिडलवेयर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपके पास मिडलवेयर लिखा नजर आ रहा है। तो इस डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम 1, 2, 3, 4 ये सारे बने लिखे हुए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम 1 चल रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम 1 चल रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम 2 चल रहा है, ये एक सेपरेट कंप्यूटर है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम 3 है, ये सेपरेट कंप्यूटर है, और ये 4 कंप्यूटर है। ये चारों कंप्यूटर मिलके ये कंप्यूटर 1 एप्लीकेशन 1 चला रहा है, ये कंप्यूटर 2 और कंप्यूटर 3 ये एक एप्लीकेशन है। मिसाल है कि ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, कोई वो इसके ऊपर काम हो रहा है, और ये एप्लीकेशन 3 है, इसको एक कंप्यूटर चला रहा है। ये चारों कंप्यूटर मिलके 3 एप्लीकेशंस को यहाँ पर इस वक्त चला रहे हैं। ये 4 कंप्यूटर 3 एप्लीकेशन चला रहे हैं। तो इसकी अगर आप डेफिनेशन भी जो आप हमने स्लाइड्स के अंदर लिखी हुई है, इसको अगर भी आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इंश्योर दैट द कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स। ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर ये सबसे मेन चीज होती है कि ये चारों जो कंप्यूटर्स हैं वो आपके पास इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं, appears to its user as a single coherent system। कोहेरेंट उसको कहते हैं कि साइमल्टेनियसली इकट्ठे मिलके चलना, इसको हम कोहेरेंट सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर सिस्टम है, एज ए मिडलवेयर होता है। ये मिडलवेयर लेयर है, ये यहाँ पर ये मिडलवेयर लेयर होती है, ये सेंटर के अंदर लेयर है जो कि इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को ना मैनेज कर रही होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डेफिनेशन है, ये चीजें जो है अभी हमने देखी, वो सारी की सारी यहाँ पर लिखी हुई आ रही है हमारे पास।
डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर ये हमारे पास बैंक्स के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट चल रहा होता है, जिसके अंदर ये इसके अंदर नादरा के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट चल रहा होता है, जिसके अंदर एक सिस्टम नहीं होता। वहां पर मल्टी बैंक्स का जो सिस्टम होता है, जहां पर ये जो वन लिंक है, वन लिंक के अंदर आप देखें कि एट ए टाइम जो है वो कई हजारों ट्रांजैक्शंस जो हैं, कई हजारों, इससे ज्यादा ट्रांजैक्शंस जो हैं एट ए टाइम आ रही होती हैं। सारे बैंक्स जो हैं वो एक ही जगह पे कनेक्टेड हुए होते हैं वन लिंक के अंदर। वहां पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट चल रहा होता है कि वहां पर नीचे उन्होंने कई मल्टीपल सिस्टम लगे होते हैं। जैसे क्यूरी आती है वो एक कंप्यूटर नहीं उस क्यूरी को हैंडल कर रहा होता, नीचे डिफरेंट वो क्यूरी डिफरेंट कंप्यूटर्स को भेज दी जाती है, और वो नीचे डिफरेंट कंप्यूटर जो है वो हर एक कंप्यूटर अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करके उस क्यूरी उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करके मेन सिस्टम के ऊपर दोबारा भेज देता है, और मेन सिस्टम जो है उसको दोबारा उसको क्यूरी को रिस्पॉन्ड कर देता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है, यानी काम को तकसीम कर देना। एक चीज को मल्टीपल लोग जो है वो साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, एक चीज को एक बंदा कर रहा है, और उसी चीज को जो है वो अगर चार लोग मिलके कर लेंगे, डिवाइड करके कर लेंगे, तो वो फिर चीज जो है उसकी ऑब्वियसली बात ये है कि उस चीज की स्पीड, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो टाइम जो है वो बहुत कम हो जाता है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती है चीज। लेकिन वो चारों जो नीचे कंप्यूटर चल रहे होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर वो चारों की अपनी सिस्टम, अपनी प्रोसेसिंग पावर लैदा होती है, उसकी स्टोरेज पावर लैदा होती है, उसकी रैम जो है, उसकी मेमोरी जो है वो सेपरेट, चारों कंप्यूटर की सेपरेट होगी। वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो इसके अपोजिट होता है। अगर एक ही कंप्यूटर में दो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं तो वो दो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही प्रोसेसर को शेयर कर रहे होते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर जो है वो उसका डिफरेंस ये आता है कि वो हर एक कंप्यूटर का अपना अपना सेपरेट एनवायरनमेंट इसके अंदर होता है। ठीक, ये इसी की सारी चीजें लिखी हुई हैं डिस्ट्रीब्यूटेड की, जो अभी मैंने आपको ये सारी अभी आपको मिसाल दी है। ये नेटवर्क के जरिए भी कनेक्टेड हो सकते हैं आपस के अंदर, ये फिजिकली भी कनेक्टेड हो सकते हैं। चारों कंप्यूटर जो हैं एक दूसरे के साथ वैसे जोड़े हुए हैं। ज्यादातर ये नेटवर्क के साथ जो हैं ये कंप्यूटर जो हैं वो आपस के अंदर कनेक्टेड होते हैं। ये सारे के ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये यूनिक्स भी आपको सपोर्ट करता है, सोलारिस भी सपोर्ट करता है, लिनक्स भी सपोर्ट करता है। ये सारे के सारे इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये इस एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं। ये नेटवर्क पे चलता है। ये एग्जांपल आपके पास ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। इस डायग्राम के अंदर ये कंप्यूटर जो है एक ही मुख्तलिफ कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड है, कोई होस्ट, और ये मुख्तलिफ ये गेटवे के थ्रू कनेक्टेड है, राउटर लगा हुआ है, मुख्तलिफ डिवाइसेस लगी होती हैं, ये कनेक्टेड है। और इस डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर इस सारे के सारे सिस्टम जो हैं ये देखिए जरा, virtual machines, abstraction to its users and wide sharing of resources like a communication capacity IO और file system। यूजर को जो मेन सर्वर होता है उसके ऊपर, उसको वो मेन सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, उसको नहीं पता होता कि पीछे जो है वो 6 कंप्यूटर लगे हुए हैं, 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, और 10 कंप्यूटर जो है वो एक लहदा टास्क जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपके कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर अभी एक ही प्रोसेसर है, एक ही रैम है, और एक ही जो है वो स्टोरेज है वो आपका, और एक ही इसके पास आईओ लगी हुई है। आपका लैपटॉप ही उसी, जो अगर वीएलसी चलेगा, क्रोम चलेगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चलेगा, आपका लैपटॉप का ही प्रोसेसर चलाएगा। जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं तो आपके वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्ड चल रहा है तो वर्ड की जो क्यूरी है, जो भी वर्ड के साथ आपकी जो चीज चलेगा, वर्ड चलेगा, हो सकता है कि आपके नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर वो दूसरा कंप्यूटर साथ अटैच हुआ हुआ है। जितनी भी वर्ड के रिलेटेड आपकी क्यूरी होगी वो सारी के सारी जो है वो उसी क्यूरी के ऊपर जा रही होती है। दूसरी इसकी एग्जांपल और भी देता हूँ। जो ऑनलाइन आप गेम्स खेलते हैं, वो गेम जो है बहुत जरा आपके, जो आप एंड्रॉइड के मोबाइल के ऊपर गेम्स वगैरह खेलते हैं, वो ऑनलाइन गेम्स चल रही होती हैं। वो गेम्स जो है वो आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर
और आपके सिस्टम की आपके मोबाइल की वो रैम और वो स्टोरेज को यूज नहीं कर रही होती उसको गेम्स। वो गेम जो है रियल टाइम यानी ऑनलाइन चल रही होती है। जितनी भी आपके जो मोशंस हैं, जो भी आपकी डिडक्शन होती है, वो सारी की सारी ऑनलाइन उस सर्वर कंप्यूटर में भेजी जाती है, जिस सर्वर के साथ कनेक्ट होके आपके मोबाइल के अंदर गेम चल रही होती है। वहां जो जैसे भी मोशन डिटेक्शन है, वो सारी की सारी आपकी इनपुट जो है उस सर्वर कंप्यूटर में भेजी जाती है। वो सर्वर जो है वो कंप्यूटर काफी हाई पावर होता है। वो उस एक्शन को परफॉर्म करके उसकी आउटपुट जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर वहां से नजर आ रही होती है। वो आपको ये लग रहा होता है कि वो जो गेम खेल रहे हैं ना आप, वो आप अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हैं बैठे हुए, जबकि वो अच्छा आपका जी, ये इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बाद अगली जो हमारे पास चीज आती है, वो हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो कि एट ए टाइम जो है, जो जहां पर चीजों को रियल टाइम एग्जीक्यूट किया जाता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जहां पर चीजें ऑफलाइन भी एग्जीक्यूट होती हैं, लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चीजें मल्टीपल टास्किंग हो रही होती है। एक टाइम पे एक से ज्यादा काम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और वो रियल टाइम पे हो रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल जो है, ये मैं अगली स्लाइड के अंदर आपको दिखाता हूं। ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती हैं, केमिकल प्लांट्स होते हैं। एक चीज चल रही होती है, कार बन रही होती है, ऑटोमेटिक कार असेंबलिंग हो रही होती है। एक चीज एक पहले दरवाजा फिट हो रहा होता है, अगले डैशबोर्ड है, दूसरी अगली स्टेज के ऊपर कुछ हो रहा होता है, तीसरी स्टेज पे कुछ हो रहा होता है। ये आपके पास रोबोटिक्स चल रहे होते हैं। ये सारे के सारे काम जो है वो रियल टाइम रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं, लेजर प्रिंटर होता है, इसकी एग्जांपल है। सेलुलर सिस्टम होते हैं, ये सारे के सारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हार्ट बीट सिस्टम, ये जो ईसीजी मशीन है, ये आपके बॉडी के साथ कनेक्टेड है और वो आपको रियल टाइम जो है वो आपको आप स्टैटिक्स दे रही होती है कि आपके हार्ट की जो है वो इस टाइम कितनी बीट आ रही होती है। वो आपके पास रियल टाइम सिस्टम है जो कि उस वक्त आपको उसी टाइम जैसे 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 मूवमेंट हो रही होती है, उसी उसी टाइम जो है वो आपको आउटपुट आपको दे रहा होता है। दिस इज कॉल्ड रियल टाइम सिस्टम जो है। ये इसकी एरोस्पेस है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन होती हैं। अब जैसे ये कॉन्फ्रेंस चल रही है, हम जूम के ऊपर ये जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बैठे, ये जो ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, ये हमारे पास रियल टाइम चल रही है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, आप सारे के सारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो उसको सुन रहे हैं। तो ये हमारे पास चीज जो है वो रियल टाइम चल रही है। इसको कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, सेल फोन्स हैं, मोबाइल गाइड सिस्टम है, रेलवे सिस्टम्स हैं। ये सारे के सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि आपको रियल टाइम उस टाइम जैसे जैसे मूवमेंट होती है वैसे वैसे उसी वक्त आपको आउटपुट दे रहे होते हैं। ये आपके पास रियल टाइम सिस्टम कहलाते हैं। ये ऑटोमेटिक कार सिस्टम है। ये आप देखें जरा, चेसिस बन रही है, इंजन फिट हो रहा है, डोर फिट हो रहे हैं, व्हील फिट हो रहा है, स्प्रे पेंट हो रहा है, उसके बाद कार फिनिश हो रही है। तो ये एक कन्वेयर बेल्ट चल रही है जिसके ऊपर हर एक स्टेजेस बनी हुई हैं और वो कार के शुरू से लेके आखिर तक जो है वो एक कन्वेयर बेल्ट चल रही है। और सिस्टम वो ढांचे से लेके पूरी कार बनने तक जो है वो सिस्टम वो एक पूरा बना हुआ है। कार शुरू ढांचे से शुरू होती है और आखिर तक कंप्लीट हो जाती है और वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर कार इस तरह चल रही होती है। तो ये रियल टाइम चल रहा होता है सारा काम। रियल टाइम से मेरी कि जो उसी वक्त हो रहा होता है। यहाँ पर कोई ऑफलाइन काम नहीं हो रहा होता, कि बैकग्राउंड के ऊपर काम नहीं चल रहा होता। आपके फ्रंट के ऊपर जैसे हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सारा का सारा रियल टाइम सिस्टम हो रहा होता है।
अदर सिस्टम ये जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की ये ईसीजी मशीन्स हैं, ये जैसे जैसे हार्ट बीट बंदे की आ रही होती है उसी टाइम पे ये आपको जो है वो शो हो रही होती है, ईसीजी मशीन के ऊपर आउटपुट इसकी शो हो रही होती है। ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एम्बेडेड से मुराद ये होती है ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी न किसी चिप, किसी डिवाइस के अंदर जो है वो एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड से मुराद है उसका हिस्सा बन जाते हैं। मिसाल ये कैलकुलेटर है आपके पास, ये कैलकुलेटर के अंदर कोई रैम नहीं होती, कोई प्रोसेसर नहीं होता और उसके अंदर कोई रोम नहीं लगी होती। ये जो आम आपके पास छोटे छोटे ये जो हैं कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल है मार्केट के अंदर। इसी तरह आप सैम्बियन मोबाइल्स को देख लें, नोकिया 3310, दूसरे जो पॉलीफोनिक टून्स वाले मोबाइल्स होते थे, वो सारे के सारे जो हैं वो सारे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है वो आपके पास एग्जांपल्स हैं एम्बेडेड। और ये पीडीए जो है इसके अंदर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी डिवाइस के अंदर, किसी चिप के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है, हम उसको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये जो पाम कंप्यूटर होते हैं इसके अंदर वो चिप के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाता है। नोकिया 3310 है, इसके अंदर कोई सेपरेट चीज लगी होती है, कोई हार्ड डिस्क नहीं होती जिसके अंदर, या रोम नहीं होती जैसा एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं। एंड्रॉयड मोबाइल्स के अंदर सेपरेट जो है वो रोम लगी होती है। इन रोम के अंदर पूरा का पूरा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल्ड होता है। जबकि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके पास उसके अंदर कोई रोम नहीं होती। आपका जो मोबाइल्स होते थे, सैम्बियन मोबाइल्स होते थे, उसके अंदर एक चिप लगी होती थी। कैलकुलेटर है, उसके अंदर एक चिप लगी हुई है और उस चिप के अंदर ये सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। जैसे ही वो कैलकुलेटर ऑन करते हैं, या आप देखते होंगे, आप पहले सैम्बियन मोबाइल 3310 वाला ऑन करते थे, साथ ही जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू हो जाता था। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होता था, उससे जाके उस चिप के अंदर जो इंस्टॉल्ड होता था। इसी तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो है आपकी बायोस है। ये जो आपके, जैसे ही आप कंप्यूटर का पावर ऑन का बटन दबाते हैं, सबसे पहले जो करंट जाता है वो आपकी बायोस के अंदर करंट जाता है। बायोस एक्टिव होती हैं, बायोस के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है हम उसको कहते हैं पोस्ट, POST। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये मैं लिख देता हूं इसके अंदर, उसको हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट। ये जो पोस्ट है ये आपके इसके अंदर बायोस के अंदर जो है वो इंस्टॉल्ड होता है। आपकी जो, जैसे ही आप अपना कंप्यूटर का पावर ऑन का बटन प्रेस करते हैं, साथ ही ये एक फर्मवेयर है, पावर ऑन, ये एक फर्मवेयर है और साथ ही ये फर्मवेयर जो है वो अपना स्टार्ट हो जाता है और आपका फिर आगे यही फर्मवेयर चेक करता है कि आपके सिस्टम के अंदर रैम कितनी लगी हुई है, हार्ड डिस्क कितनी लगी हुई है, रोम कितनी लगी हुई है, बाकी के इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो सारी की सारी कनेक्टेड हैं कि नहीं है। यही चेक करता है कि साथ कीबोर्ड अटैच है, माउस अटैच है। अगर ये सारी की सारी जितनी प्री रिक्विजिट हैं चीजें जो एक सिस्टम को ऑन होने के लिए चाहिए, जब वो सारी की सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं, इंश्योर कर लेता है कि ये सारी कनेक्टेड हैं, फिर ये आगे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। जी एम्बेडेड, ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। इसके बाद बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं। बैच प्रोसेसिंग से मुराद ये होती है कि जब आप 3-4 टास्क को, 3-4 कमांड्स को इकट्ठे करके एक ही फाइल्स के अंदर डाल देते हैं और उस फाइल्स को एग्जीक्यूट कर देते हैं,
इन द शेप ऑफ बैच। वो 4-5 कमांड्स जो हैं वो इकट्ठी जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो जाती है। ये लिखा हुआ है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम is one where data are collected together in the form of batches before processing starts। 4-5 चीजें आप इकट्ठी कर लेते हैं, 4-5 कमांड्स हैं। जैसे आप ये प्रोग्राम चलता है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर 5-6 कमांड्स इकट्ठी लिखते हैं, 10 कमांड्स हैं, 50 कमांड्स हैं, 1000 कमांड्स हैं जो आप कोडिंग करते हैं, वो सबको इकट्ठे करके एक ही फाइल के अंदर आप कंपाइल सर ये एम्बेडेड, हाँ जी एम्बेडेड का क्या है सर? ये एम्बेडेड ओएस जो होते हैं इनमें प्रोसेसिंग कैसे होती है? प्रोसेसिंग ये चिप के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, चिप ही उसी के अंदर इनकी प्रोसेसिंग होती है। आप ये 33 ये कैलकुलेटर है, उसके अंदर कोई खास नहीं है, वो प्रोग्राम ही उस वक्त चल रहा होता है, रियल टाइम पे ये सारा काम हो रहा होता है उसका। वो उसके अंदर आपका कोई प्रोसेसर नहीं लगा होता सेपरेट, वो चिप के अंदर ही वो चिप ही चल रही होती है, एज ए प्रोसेस चल रही, वो काम कर रही होती है। जैसे ये बायोस है, जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दी है इसकी, जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं सबसे पहला करंट जो है वो आपकी बायोस को जाता है। बायोस टर्न ऑन होती है, उसके अंदर ये एम्बेडेड सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है। इसी तरह कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के अंदर भी चिप लगी होती है, उस चिप के अंदर ही ये इंस्टॉल्ड होता है अपना कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर। जैसे ही आप ऑन का बटन दबाते हैं साथ ही उसके अंदर ये कैलकुलेटर का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल्ड हो जाता है। जैसे ही आप 3310 मोबाइल है, पावर ऑन करते हैं, उसके अंदर एक चिप लगी होती है, उस चिप के अंदर ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है और वहीं से ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है आपके। उसके अंदर छोटी सी बायोस, उसके अंदर बहुत छोटी सी जो है ना वो रोम लगी होती है, उस रोम के अंदर ये इंस्टॉल्ड होता है और वहीं से अपनी ये फंक्शनिंग शुरू कर देता है। और लिमिटेड फीचर्स होते हैं इसके अंदर। किसी भी आप जो सॉफ्टवेयर है, जो आपके पास एम्बेडेड सिस्टम है, उसके कोई लंबे चौड़े फंक्शन नहीं होते, बहुत लिमिटेड छोटे छोटे से फंक्शन होते हैं। इसी आप देखते होंगे 3310 के अंदर को 50 मैसेज आते थे, पता नहीं इस तरह को 200-250 आप कॉन्टेक्ट इंस्टॉल कर वो उसमें सेव कर सकते थे। वो लिमिटेड फंक्शन होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम को बहुत बड़े नहीं होते, लिमिटेड फंक्शन होते हैं। हाँ, दूसरे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बकायदा किसी रोम के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, बकायदा इंस्टॉल्ड होते हैं, रैम होती है, प्रोसेसिंग पावर होती है। इनके पास ना रैम होती है ना प्रोसेसिंग पावर होती है। ये है। आगे चलते हैं जी, ये बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर एक टाइम पे एक से ज्यादा जो कमांड्स हैं वो लगाई जाती हैं और वो सारी की सारी कमांड्स जो हैं वो एट ए टाइम इकट्ठी जो है वो रन होती हैं। इसके अंदर इसकी एग्जांपल आगे स्लाइड्स के अंदर भी हमें मिल जाएगी। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको ये पिक्चर नजर आ रही है आपको, ये ऑपरेशन है, ये पुराने दौर की एक चीजें हैं। ये आप देखेंगे कार्ड रीडर लिखा हुआ है, ये कार्ड रीडर है, टेप ड्राइव है, एक पहला 1401, ये पुराने दौर के सिस्टम होते थे। ये 2-4 चीजें इकट्ठी करेगा, 10 चीजें इकट्ठी करेगा, चीजें इंस्ट्रक्शंस कमांड्स देगा और वो कमांड्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो जाती है। ये दूसरी जो है एग्जांपल है, इसके अंदर सी के अंदर एक खतून नजर आ रही है, इनपुट है वो टेप ड्राइव है, डी के अंदर आपके पास सिस्टम टेप है, आउटपुट के ऊपर आपको चीजें मिल रही हैं। तो ये ऑपरेशंस हैं, ये पुराने दौर के सिस्टम हैं, ये अब सिस्टम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं आते। इसमें 5-6 चीजें जो काम आपने इकट्ठे करने, वो 5-6 काम इकट्ठे करके एक ही बार कंप्यूटर को दे दिए जाते थे और वो कंप्यूटर जो है वो 5-6 काम्स को साइमल्टेन एक एक करके एग्जीक्यूट करता था और एग्जीक्यूट करके वो फिर उसकी आउटपुट दे देता था। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ये बहुत पुराने यानी कि अर्ली ये जब कंप्यूटर होते थे, ये उसकी एग्जांपल है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। ये अब ये सिस्टम द्वारा नहीं आते, ये सारे हैं।
आगे आगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके पास है मल्टी प्रोग्रामिंग है। और मल्टी प्रोग्रामिंग ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम्स चल सकते हैं। सिंगल टास्किंग होती है कि जिसके अंदर एक टाइम पे एक ही सिंगल प्रोग्रामिंग है या सिंगल टास्किंग कह लें, जिसके अंदर एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम इंस्टॉल हो सकता है। मिसाल है, या रन हो सकता है। मिसाल है कि डॉस है, ये डॉस के अंदर आप एक टाइम पे एक ही कमांड देते थे, जब तक वो कमांड खत्म नहीं हो जाती उस वक्त तक जो है वो अगली कमांड आप उसके अंदर नहीं चला सकते। मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के अंदर एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम चला सकते हैं। जैसे आप अपने सारे मोबाइल्स के ऊपर एक से ज्यादा एप्लीकेशंस, एक से ज्यादा प्रोग्राम आपके चल रहे होते हैं लैपटॉप के ऊपर, पीसी के ऊपर। तो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट is a feature of an OS which allows running multiple programs simultaneously on one CPU. So say you may be typing in Word, listening to music while in background Internet Explorer is downloading some files and antivirus program are scanning. तो मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर एक से ज्यादा चीजें जो हैं वो रन हो रही होती हैं। प्रोग्राम डू नॉट रन साइमल्टेनियसली। OS divide each program according to priorities. When the chance of that program come into run after the stipulated time is over, next program run and so on. Since this process is so fast that is appear program running simultaneously. अब मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर कहने का मकसद ये है कि एट टाइम एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं, लेकिन वो हर प्रोग्राम के लिए एक लला प्रोसेसर नहीं होता, एक ही प्रोसेसर होता है जो कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को हैंडल कर रहा होता है। एक टाइम पे प्रोसेसर एक प्रोग्राम को ही हैंडल करता है, लेकिन उस प्रोसेसर की स्विचिंग इतनी ज्यादा फास्ट होती है, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम, दूसरे से तीसरे प्रोग्राम, तीसरे से चौथे प्रोग्राम पे इतनी ज्यादा फास्ट स्विचिंग होती है और इतनी ज्यादा फास्ट उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है कि यूजर को उस वक्त बिल्कुल फील नहीं होता कि ये चारों प्रोग्राम इकट्ठे चल रहे हैं। प्रोसेसर इन चारों के लिए लदा लगा हुआ है कि ये चारों के लिए एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है। यूजर को बिल्कुल फील नहीं होता, जबकि प्रोसेसर सिस्टम के अंदर हमेशा एक ही लगा होता है और वो प्रोसेसर जो है वो उन चारों प्रोग्राम्स हैं उनको साइमल्टेनियसली अलग-अलग डील कर रहा होता है और वो हर प्रोग्राम के ऊपर एक टाइम स्लाइस के बाद स्विच कर रहा होता है। वो आगे हम अगला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम प्रोसेस मैनेजमेंट देखेंगे कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है, प्रोसेस कैसे कैसे चलते हैं। ये सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं वो आपको आगे आएंगे। ये प्रोसेसर कौन से स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं, कैसे एक प्रोग्राम चलता है, 2 प्रोग्राम, 10 प्रोग्राम, 20 प्रोग्राम जो है वो इकट्ठे कैसे रन होते हैं एक कंप्यूटर के ऊपर। ये सारी की सारी चीजें जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट का चैप्टर आएगा, उसके अंदर हम ये सारी की सारी चीजें जो है वो देखेंगे। इसके अंदर मेन मल्टी प्रोग्रामिंग नंबर ऑफ प्रोसेसेस रिजाइड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम है पिक फौरी तौर पे एक चीज को पिक करता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है, मेन मेमोरी के अंदर चला जाता है, इनपुट आउटपुट आ रही है, जा रही है और आपके पास स्वैपिंग हो रही होती है। हार्ड डिस्क से प्रोग्राम रैम के अंदर स्विच हो रहा होता है, रैम से प्रोग्राम हार्ड डिस्क के अंदर जा रहा होता है, स्वैप इन हो रहा होता है, स्वैप आउट हो रहा होता है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो ये मेन मेमोरी का जो चैप्टर आएगा वो उसके अंदर ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो आपको पता चलते जाएंगे कि कैसे जो है वो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट होती है, कैसे हम मेमोरी एलोकेशन के एल्गोरिथम कौन से होते हैं। ये सारे का सारा काम किसी न किसी सिस्टम के तरह चल रहा होता है और वो सिस्टम जो है वो उसके पीछे कोई ना कोई एल्गोरिथम होते हैं, वो कोई मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म क्या है, वो डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिज्म है। किस किस मैकेनिज्म का क्या क्या फायदा है, किस किस मैकेनिज्म का क्या क्या डिसएडवांटेज है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो हम नेक्स्ट ये जो आगे चैप्टर्स आएंगे इनके अंदर ये हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते जाएंगे। इसके अंदर ये आपको ये मल्टी प्रोग्रामिंग की है। ये आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5।
ये हमारे पास है, लेकिन जब मेन मेमोरी, या मेन मेमोरी से मुराद ये होती है कि रैम है, रैम को हम मेन मेमोरी कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ 5 जॉब्स एट अ टाइम, द सीपीयू एग्जीक्यूट वन बाई वन। जैसे मैंने आपको कहा था वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, वीएलसी चल रहा है, क्रोम चल रहा है, मुख्तलिफ आप एप्लीकेशन अपने सिस्टम के ऊपर एट अ टाइम में चला रहे हैं। ये 5 समझ आपके पास प्रोग्राम जो हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर नीचे खुले हुए हैं, टास्क बार पे 5 प्रोग्राम्स आपके पास खुले हुए हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही होता है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के पीछे प्रोसेसर भी एक ही होता है, और वो इन 5 प्रोग्राम्स को चला रहा होता है, और वो 5 प्रोग्राम साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। सीपीयू एग्जीक्यूट वन बाई वन, पहले एक प्रोग्राम को चलाएगा, फिर दूसरे को चलाएगा, फिर तीसरे को चलाएगा, लेकिन वो चौथे को चलाएगा, 5वें को चलाएगा, लेकिन इन 5 प्रोग्राम्स के ऊपर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से 5वां, इन सब प्रोग्राम्स के ऊपर ऊपर वो साइमल्टेनियसली स्विच कर रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह। वो इसकी स्विचिंग पावर जो है वो इतनी माइक्रो सेकंड्स के अंदर होती है कि यूजर को नहीं पता चल रहा होता कि ये प्रोग्राम जो है वो वन बाई वन करके चल रहे हैं, कि ये प्रोग्राम जो है वो हर प्रोग्राम के लिए ज्यादा प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है, लेकिन ज्यादा प्रोसेसर नहीं लगा होता, वो प्रोसेसर एक ही लगा होता है, और वो इन प्रोग्राम्स के ऊपर साइमल्टेनियसली दाएं बार 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 स्विच कर रहा होता है। इन सब की डिटेल जो है वो हम आगे देखेंगे, इन चीजों की जस्ट है। ये टाइम शेयरिंग सिस्टम आ गया। टाइम शेयरिंग सिस्टम नाम से जाहिर है ऐसा सिस्टम जो है जिसके अंदर टाइम शेयर हो रहा होता है। टाइम शेयरिंग और मल्टी टास्किंग, अब यहां पर एक कंसेप्ट है वो क्लियर करने की जरूरत है। एक चीज होती है अब हमारे पास मल्टी टास्किंग, और एक चीज होती है हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर फर्क है, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज सेपरेट हैं, इसलिए आपने इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को आपस के अंदर इंटरमेंगल नहीं करना, ट्विस्ट नहीं करना, इन चीजों को गड़बड़ नहीं कर देनी। मल्टीटास्किंग में एक टाइम पे एक से ज्यादा टास्क चल रहे होते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर एक से ज्यादा प्रोग्राम्स एट अ सेम टाइम चल रहे होते हैं। मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय स्विचिंग द सीपीयू बिटवीन देम। सीपीयू जो है इन दिस केस सीपीयू टाइम इज शेयर्ड बिटवीन प्रोसेसेस। सीपीयू का एक टाइम होता है, मिसाल है कि सीपीयू के पास 1 मिनट है, वो 1 मिनट में 60 सेकंड है, वो 1 सेकंड जो है हर प्रोग्राम के लिए वो 1 सेकंड मखसूस कर देता है। 10 प्रोसेस चल रहे हैं, 10 प्रोग्राम एटे नीचे, 10 टास्क नीचे चल रहे हैं अगर नीचे, तो इसका मतलब है कि हर 6 सेकंड के बाद जो है वो एक प्रोग्राम की बारी आएगी। पहले 10 सेकंड वो एक प्रोग्राम को देगा, फिर अगले 10 सेकंड देगा, फिर अगले 10 सेकंड देगा, फिर इस तरह 10 सेकंड देगा। वो इस तरह प्रोसेसर जो है वो सीपीयू जो है वो आपका बार 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 अपना स्विच कर रहा होता है, और वो टाइम के हिसाब से स्विच कर रहा होता है, और मखसूस टाइम स्लाइस लगाते हैं, इसको हम कहते हैं टाइम स्लाइस। आप अपने टाइम को जो है वो डिवाइड कर देते हैं अपने टास्क के हिसाब से, जितने ज्यादा टास्क होते हैं उससे उतना ज्यादा टाइम जो है वो स्लाइस छोटा हो जाता है, और वो टाइम स्लाइस छोटा होने की वजह से वो उसी तरह वो फास्टली जो है वो उन्हीं टास्क के ऊपर स्विच करता है। इसकी भी आगे जो है वो एग्जांपल्स टाइम शेयरिंग सिस्टम की आ जाएंगी। अच्छा जी, ये फैच डिकोड, इसकी जो है वो हम बात कर रहे थे। मेमोरी के अंदर ये आप देख रहे हैं, मेमोरी वाले सेक्शन के अंदर, मेमोरी वाले सेक्शन के अंदर कि मेमोरी के अंदर यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो 1 2 3 4 इंस्ट्रक्शन हैं। 4 इंस्ट्रक्शन जो है, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो फर्स्ट स्टेप के अंदर ये कंट्रोल यूनिट को जाएगी। कंट्रोल यूनिट से यहाँ पर मुराद ये है कि यहाँ पर कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर है। प्रोसेसर के बाद ये इंस्ट्रक्शन जो है, अगर तो ये मैथमेटिक्स के रिलेटेड है, इससे अंदर की चीजें हैं, तो ये इस अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ALU से मुराद है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट,
ये इस अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को ये जो है वो भेज दी जाएगी, ये इंस्ट्रक्शन जो है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर रजिस्टर 1 है, रजिस्टर 2 है, इन रजिस्टर्स के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है। ये कम्युलेटर रजिस्टर है, इसके अंदर जो है जब अगर दो चीजें ऐड कर दी जाती हैं तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो कम्युलेटर रजिस्टर के अंदर टेम्पररी तौर के ऊपर जो है वो रिजल्ट जो है वो स्टोर कर दिया जाता है। और ये इनके रिजल्ट्स जो है वो दोबारा इसी तरह मेमोरी के अंदर राइट अप हो जाते हैं। तो फैच से मुराद ये है कि फैच से मुराद इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी से जो है वो कंट्रोल यूनिट के ऊपर जो है वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जाती है। यहाँ पर कंट्रोल यूनिट जो है इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है ये तीसरा जो बना हुआ है बॉक्स ALU का, यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर जाके इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जाके एग्जीक्यूट होगी। जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके रिजल्ट्स जो है वो दोबारा मेमोरी वाला जो सेक्शन है इस सेक्शन के अंदर जाके दोबारा उसके रिजल्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले करा दिए जाते हैं। तो ये फैच या फैच होती है मेमोरी से कंट्रोल यूनिट के अंदर इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है और डिकोड करने के बाद जो है उसके यहाँ पर ALU के अंदर उस इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है और दोबारा चीजें जो है वो वहां पर लिख दी जाती हैं। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। यही चीज यहाँ पर आपको नजर आ रही है कंट्रोल यूनिट के अंदर। यहाँ पर फैच, डिकोड और ये एग्जीक्यूट का साइकिल आपको इसी के अंदर ये साइकिल बना हुआ नजर आ रहा है। डिकोड है, एग्जीक्यूट है और ये मेमोरी से ये जो मेमोरी स्टोरेज नजर आ रही है आपको, यहाँ से जो है मेमोरी सबसे यहाँ से प्राइमरी स्टोरेज जो लिखा नजर आ रहा है आपको, प्राइमरी स्टोरेज सबसे नीचे बॉटम के ऊपर, यहाँ से कंट्रोल यूनिट के अंदर जाएगी, यहाँ पर डिकोड होगी। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इसको जो है अरिथमेटिक से मुराद ये होता है कि इसके ऊपर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और लॉजिक से मुराद होती है कि ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो लॉजिक के अंदर आ जाती हैं। तो अरिथमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट से मुराद ये है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस और इसके ऊपर लॉजिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं। उसके बाद ये साइकिल है एक, ये साइकिल फैच, एग्जीक्यूट और डिकोड का एक साइकिल है, ये इसके ऊपर आ जाता है। यही चीज जो है यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर भी, इस चैप्टर के अंदर यही चीज यहाँ पर शो की हुई है इसके अंदर। और ये चीजें इंस्ट्रक्शन, फैच और एग्जीक्यूट, ये जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं ये यहीं पर लिखी हुई है इसके अंदर। प्रोसेसर क्या होता है ये आप सब, ये प्रोसेसर है, ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। इट फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम, कंटेन रजिस्टर्स, होल्ड टेम्पररी रिजल्ट्स। जिन्होंने DLD का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और जिन्होंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, ये उन्होंने पाइपलाइन डिजाइन और ये सारी की सारी, ये फैच, डिकोड, ये वही साइकिल, ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर, इस फिगर के अंदर भी आपको यही चीजें नजर आ रही हैं जो अभी मैंने आपको ये चीजें आपको समझाई हैं। ये वाली चीजें जो है, ये डायग्राम आपके पास, ये डायग्राम जो है ये यही डायग्राम है। इसके अंदर ये फैच हो रहा है, डिकोड हो रहा है। होल्डिंग बफर से मुराद ये है कि यहाँ पर बफर कहते हैं टेम्पररी जोन को, जहां पर चीजों को टेम्पररी तौर पर रखा जाता है। उसको हम कहते हैं बफर एरिया, जहां पर चीजों को टेम्पररी पर होल्ड किया जाता है। जब होल्ड हो जाती है चीजें टेम्पररी, उसके बाद ये इसको एग्जीक्यूट यूनिट जो है उसको भेज दिया जाता है और फिर ये एग्जीक्यूट हो जाती है। अच्छा जी, ये मेमोरी की हायरार्की है, ये सब स्टूडेंट्स को पता है। ये रजिस्टर, ये सबसे ज्यादा, ये जो एंड पे आएंगे आप देखेंगे यहाँ पर सबसे एंड में मैं आपको ये दिखाता हूँ जी इसके, ये मैग्नेटिक डिस्क है। ये आपके पास मैग्नेटिक डिस्क है। मैग्नेटिक डिस्क की जो है वो स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा स्लो होती है डाटा प्रोसेसिंग। आम जो टेप ड्राइव होती हैं
इसके ऊपर उसके ये मैग्नेटिक टेप्स होती है। सबसे अर्ली जो कंप्यूटर होते थे उस वक्त जो है मैग्नेटिक टेप्स होती थी जिसके ऊपर डाटा जो है वो स्टोर किया था। जैसे ये मैग्नेटिक डिस्क होती है, जैसे ये फ्लॉपी डिस्क है, तो ये सारी की सारी ये अर्ली कंप्यूटर्स के अंदर आती थी। इनके अंदर डाटा की प्रोसेसिंग की, इसके अंदर डाटा स्टोरेज की, डाटा रीड, क्योंकि हमेशा मेमोरी के ऊपर दो ही ऑपरेशन होते हैं। मेमोरी के ऊपर एक डाटा रीड का ऑपरेशन होता है और एक डाटा राइट का ऑपरेशन होता है। तो मैग्नेटिक टेप्स, डिस्क से पहले टेप होती थी, जैसा ये ऑडियो कैसेट्स हैं इसी तरह की टेप होती थी और उसके ऊपर डाटा को राइट किया जाता था। इसकी स्पीड जो है यहाँ पर जो है वो 100 जो है वो साइकिल है इसकी, जो है एक्सेस टाइम जो है, और ये कैपेसिटी है इसकी लिखी हुई। उसके बाद जो है हमारे पास अब मैग्नेटिक डिस्क होती है। ये मैग्नेटिक डिस्क है, इसके डिस्क आगे ये फ्लॉपी डिस्क है, इसको मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी से मुराद ये रैम होती है। ये इसकी स्पीड जो है वो 10 नैनो सेकंड है। इसके बाद सबसे ज्यादा जो उससे ज्यादा जो फास्ट है वो आपके पास कैशे मेमोरी होती है। ये कैशे मेमोरी जो है ये आपके पास प्रोसेसर के अंदर होती है और बोर्ड के ऊपर भी होती है। L1 कैशे भी होती है, L2 भी होती है और L3 कैशे भी है। कैशे की 3 टाइप्स होती है। L1 कैशे जो है वो प्रोसेसर के अंदर होती है, L2 कैशे जो है वो आपके पास मदरबोर्ड के ऊपर होती है, और जो सबसे आखिर पे जो चीज आ गई है वो हमारे पास रजिस्टर्स हैं। ये जो रजिस्टर्स हैं ये हमारे पास सबसे ज्यादा इनकी स्पीड होती है। और आपने जो DLD का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है उसके अंदर आपने पढ़े होंगे रजिस्टर से मिलके ही मेमोरी आपकी बनती है। और इसकी जो स्पीड है वो 1 नैनो सेकेंड डाटा एक्सेस करने की स्पीड है इसके अंदर, रजिस्टर्स के अंदर जो है। अब आगे चलते हैं जी अगली स्लाइड के ऊपर। ये स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्क है, हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर है। हार्ड डिस्क के अंदर आपको पता है कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ये डिस्क होती हैं। इसके अंदर ये प्लेट्स लगी होती हैं, सिलेंडर होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। रीड राइट हार्ड डिस्क के अंदर रीड राइट आर्म लगा होता है, ये रीड राइट हेड लिखा हुआ है, ये रीड राइट आर्म मोशन है, डायरेक्शन है। ये हार्ड डिस्क के अंदर प्लेट्स लगी होती हैं और प्लेट्स जो है वो रोटेट कर रही होती हैं। और हार्ड डिस्क के अंदर जो हम इसका जो यूनिट है वो भी हमारे पास RPM है, जिसे हम कहते हैं रोटेट पर मिनट। ये आपके पास महल जो ID हार्ड डिस्क आती है वो 7200 RPM की आती है। 7200 RPM से क्या मुराद है कि वो एक हार्ड डिस्क की जो प्लेट है वो 1 मिनट के अंदर 7200 टाइम्स जो है वो रोटेट करती है। 7200 टाइम जो है वो रोटेट करती है हार्ड डिस्क। इसी तरह जो स्कजी है वो उसका मेरा ख्याल है 96 है, 9600 है। वो ID से जरा स्कजी का 9600 है, RPM है, रोटेट पर मिनट जो है। तो हार्ड डिस्क के अंदर ये प्लेट्स लगी होती हैं, प्लेट्स के ऊपर ट्रैक्स होते हैं। ट्रैक्स जो है ये लिखा हुआ है ट्रैक्स इसके ऊपर, ये मैं आपको ये लिखा हुआ है जी ट्रैक्स। ये ट्रैक्स लिखा है, ट्रैक्स जो है उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास बनते हैं जी सेक्टर। ये हार्ड डिस्क का बेसिक स्ट्रक्चर है। और ये जो आउटर सिलेंडर होता है ये जो चीज आपके पास नजर आ रही है इसको हम सिलेंडर कहते हैं इसको। और इस कंटेन मोर देन सेक्टर देन वन इनर वन। और इसके अंदर रीड राइट जो है वो ये जो आपके पास नजर आ रहा है ये आपके पास ये रीड राइट आर्म है। ये चीज नजर आ रही है ये जो आपके पास नजर आ रही है ये हमारे पास रीड राइट आर्म होते हैं। हार्ड ये इसके ऊपर आपको दो इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि ये चीज जो है वो डबल डेंसिटी है। प्लेट जो है अगर डिस्क की जो है एक साइड पे डाटा रीड राइट होगा तो वो सिंगल डेंसिटी कहलाती है। अगर उसकी दोनों साइड पे डाटा रीड राइट होगा तो वो ये डबल डेंसिटी कहलाती है। अब इसमें देखेंगे इस प्लेट ये जो ऊपर वाली प्लेट लगी हुई है इसके ऊपर भी डाटा रीड एक ऊपर हेड लगा हुआ है और दूसरा हेड जो है वो इसका ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो हार्ड डिस्क की जो प्लेट्स होती हैं, अब जितनी भी हार्ड डिस्क आती हैं वो डबल डेंसिटी की आती हैं। डबल डेंसिटी से मुराद है कि अगर ऊपर भी डाटा रीड राइट, ऊपर वाले हिस्से पे भी डाटा रीड राइट हो रहा है और नीचे वाले भी रीड राइट हो रहा है। CD जो होती है वो हमारे पास सिंगल डेंसिटी की होती है। CD के ऊपर आप देखेंगे कि सिर्फ नीचे सबसे नीचे वाली जो सरफेस होती है CD की नीचे बॉटम वाली सरफेस है
उसके ऊपर ही डाटा लिखा जाता है। हार्ड सीडी के जो है ऊपर वाली साइड के ऊपर कुछ नहीं होता, वहां पर स्टिकर ही लगे होते हैं। और वो नीचे वाली जो सीडी होती है वो हमारे पास 6-7 लेयर्स के अंदर होती है। 7 लेयर्स इसलिए उसकी बनाई जाती हैं कि वो जो डाटा स्टोर होता है वो सेंटर्स वाली लेयर्स के अंदर डाटा स्टोर होता है। और जो जो लेयर्स होती हैं ऊपर वाली और नीचे वाली जो लेयर्स होती हैं उन लेयर्स के अंदर डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं, ताकि जो है अगर हार्ड उसके ऊपर सीडी के ऊपर स्क्रैचेस भी आ जाएं तो वो उन स्क्रैचेस से जो है वो आपकी सीडी जो है वो खराब ना हो। इसलिए डाटा जो है वो सेंटर वाली लेयर पर रखा जाता है और ऊपर और नीचे वाली जो लेयर्स होती हैं उन वो जो है वो सिर्फ प्रोटेक्टिव, ऊपर वाली जो लेयर होती है वो प्रोटेक्टर लेयर होती है, नीचे वाली भी जो लेयर होती है प्रोटेक्टर लेयर होती है। इसलिए स्क्रैचेस, माइनर स्क्रैचेस भी आ जाते हैं पहली वाली लेयर्स के ऊपर, दूसरी लेयर्स के ऊपर स्क्रैचेस भी आ जाते हैं तो वो फिर भी आपका डाटा रीड हो रहा होता है सीडी के ऊपर। लेकिन अगर ज्यादा ही स्क्रैचेस आ जाएं और वो जो है जिस जिस लेयर के ऊपर डाटा राइट हुआ हुआ है अगर और उस लेयर को जाके वो डैमेज कर दें तो फिर जो है वो सीडी के अंदर आपको वो फिर मसला आता है डाटा रीड करने के अंदर। तो ये डिस्क का स्ट्रक्चर होता है। इसकी मैंने और भी एक दो पिक्चर्स हैं, वो फिर हम अगली किसी आगे जो डिस्क का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसकी जो है वो चीजें शेयर कर लेंगे, इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे मजीद। ये बसेस हैं, ये डाटा जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट जो है, बस बस होती है जिसकी मदद से बस क्या होती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पाथ होता है जिसकी मदद से जो है वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो ट्रांसफर किया एक पाथ है। ये हमारे पास जो है वो बसेस बनी हुई हैं जिसकी मदद से जो है जितनी भी डिवाइसेस हैं वो आपस के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये मुख्तलिफ किस्म की बसेस होती हैं। प्राइमरी 3 टाइप्स की बसेस होती हैं वो हमारे पास, एक डाटा बस होती है, एक हमारे पास एड्रेस बस होती है और तीसरी बस जो है वो कंट्रोल बस होती है। डाटा बस का काम ये होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा लेके जाती है। डाटा उन्हीं पाथ के ऊपर, उन्हीं ट्रैक्स के ऊपर वो जाता है। बस से मुराद, अब डाटा बस जो है वो जितनी बड़ी साइज की होगी उतनी ज्यादा जो है वो उसके ऊपर डाटा ट्रेवल करेगा। ये जो आप तो देखते हैं जी कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये 32 और ये जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका हार्डवेयर का स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर उसकी डाटा बस होती है। 32 बिट भी डाटा बस है और 64 बिट भी डाटा बस होती है। 32 अगर 64 बिट जो है वो आपने ये इसके हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। मिसाल है कि अगर आपके पास 32 बिट आर्किटेक्चर है और ऊपर आप 64 बिट जो है वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं तो हार्ड वो जो 32 बिट नीचे आपका हार्डवेयर है उस 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेटिबल सही तरह नहीं होगा। वो 64 बिट के हर चंक को दो हिस्सों में डिवाइड करके 32 के दो दो चंक्स के अंदर डिवाइड करके लेके चलेगा। अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और 32 बिट ही अगर आपके पास आर्किटेक्चर है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत एफिशिएंटली चलेगा। अगर आपके पास 64 बिट आर्किटेक्चर है उसके ऊपर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सिस्टम को जो हार्डवेयर है उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसको उसकी जो पूरी कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप 32 बिट आर्किटेक्चर है जिसको x86 लिखते हैं उसको आप 32 बिट उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। अगर आपके पास 64 x64 लिखते हैं जिसको 64 बिट आर्किटेक्चर है उसके ऊपर आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल करें ताकि उसकी एफिशिएंसी सारी कंप्लीट हो सके। तो ये चीजें जो है वो आपके पास डाटा बस कहलाती हैं। इसकी जो है 64 और 32 एड्रेस बस होती है। इसका मकसद होता है कि एड्रेस एक जगह से दूसरी जगह पर लेके आना। जब भी मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर इंस्ट्रक्शन ट्रेवल करती है तो उस इंस्ट्रक्शन के साथ साथ उसकी एड्रेस भी ट्रेवल करता है ताकि पता चले कि ये इंस्ट्रक्शन उस जगह से आई है जिस जगह पर ये पड़ी हुई है और फिर वहीं पर उस इंस्ट्रक्शन को भेजा जाता है। तो ये एड्रेस बस होती है। जितनी बड़ी एड्रेस बस होगी उतनी बड़ी मेमोरी को वो सपोर्ट करेगी। जितनी बड़ी एड्रेस बस होगी उतनी बड़ी वो हार्ड डिस्क, उतनी बड़ी रैम को वो सपोर्ट करेगी। ये बाजे में रखिएगा।
तीसरी बस होती है हमारे पास कंट्रोल बस होती है। कंट्रोल बस का काम होता है सिग्नलिंग का। एक जगह से जब सिग्नल है उसको दूसरी जगह पर सिग्नल को मसल के ट्रांसमिट किया जाता है। जस्ट चेक, जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होता है साथ ही वो डिवाइसेस हैं वो चेक की जाती हैं कि कौन कौन सी डिवाइस जो है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। वो डिवाइसेस जो चेक होती हैं वो कंट्रोल बस का काम करती है। अगर आपका मिसाल है कि अगर प्रिंटर की आपने कमांड भेजी है, प्रिंट की कमांड गई है, आगे से प्रिंटर जो है वो टूनर लो है या उसके अंदर कैटेज का कोई और जैम, पेपर जैम हो गया है, तो फॉरन एड्रेस बस जो है वो उसके जरिए कंप्यूटर को इंटीमेट किया था। प्रिंटर जो है वो कंप्यूटर को एड्रेस कंट्रोल बस के जरिए इंटीमेट करता है कि ये सिग्नल आता है, और वो इंटरप्ट्स जो है जितनी भेजी जाती हैं वो सारी की सारी कंट्रोल बस के जरिए भेजी जाती हैं। ये पीसीआई बस होती है, यूएसबी है, ये सारी की सारी मुख्तलिफ बसेस की आगे वो टाइप्स हैं इसकी। ठीक है सर। ये आइजा, ये इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है। ये बहुत पुरानी बस है। ये ब्लैक कलर की बड़ी लंबी चौड़ी सी स्लॉट होती थी प्रोसेसर के ऊपर, इसके ऊपर मदरबोर्ड के ऊपर होती थी आइजा स्लॉट जो है। ये उसके बाद आइजा ये 8.33 मेगाहर्ट्ज, 8.33 मेगाहर्ट्ज कुछ भी नहीं है, ट्रांसफर 2 बाइट्स। ये बहुत पुराने जो अर्ली कंप्यूटर है, ये 8088, 8086 और ये 286, 386, 486, ये उन कंप्यूटर के अंदर ये आइजा स्लॉट्स होती थी। EASA भी होती थी, इसके बाद EASA भी आ गई, वो इसके अंदर लिखी थी। वो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो EASA की ISA से जरा बेहतर होती थी। उसके बाद ये जरा अच्छी बेहतर आ गई, ये PC स्लॉट्स आ गई, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट है। ये व्हाइट कलर की स्लॉट होती थी इसके ऊपर मदरबोर्ड के ऊपर, और ये PCI स्लॉट्स अब भी जो मदरबोर्ड्स हैं जो आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर PCI स्लॉट्स जरूर अवेलेबल होती है, अब भी अवेलेबल है, और इसका डाटा ट्रांसफर रेट होता है 8 बाइट्स सिर्फ इसका। ये यूएसबी आ गई, ये भी बस है। इस यूएसबी के जरिए भी आप पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको पिछली ये जो बताई है आइजा स्लॉट के ऊपर हम साउंड कार्ड लगाते थे। ये पहले कंप्यूटर जो है, अब तो ये सारी चीजें बिल्ट इन आती हैं मदरबोर्ड के, ये जो मदरबोर्ड आता है उसी के अंदर साउंड कार्ड भी बिल्ट इन आता है, वीजे कार्ड भी बिल्ट इन आता है, लैंड कार्ड भी बिल्ट इन आ जाता है, डिस्प्ले कार्ड भी बिल्ट इन आता है। पहले जो शुरू के कंप्यूटर होते हैं 286, 386, 486, DX1, DX2 और DX4, ये पुराने कंप्यूटर, इसके अंदर साउंड कार्ड लगा लेना पड़ता था, वीजे कार्ड लगा लेना पड़ता था, लैंड कार्ड लगा लेना पड़ता था। इस तरह मुख्तलिफ कार्ड्स जो हैं वो लदा लेने पड़ते थे। इवन पोर्ट्स का भी लदा स्लॉटें आती थी उसकी। तो ये पुराने सिस्टम है, ये अब ये खत्म हो गई हैं। अब ये यूएसबी चलती है और ये स्कजी है। आपके पास एक आईडी कंट्रोलर होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। आईडी ये जो हार्ड डिस्क है आपके पीछे 34 बिट का 34 पिन का कनेक्टर होता है हार्ड डिस्क का। आई थिंक सो, एग्जैक्ट फिगर बोल गई उसकी, 30 मेरा 34 पिन का होता है इसका आईडी का, जो हार्ड डिस्क काम लगती है। ये स्कजी हार्ड डिस्क होती है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये जो मैंने बताया था कि वो आईडी 1200 RPM की होती है, और ये स्कजी जो है वो 9600 ये होती है RPM की, और ये रन 160 मेगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से डाटा ट्रांसफर करती है।